तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है फेडरलिज्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? देखो, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट ऑब्लिक रीजनल गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म में जो पावर होता है वो डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट के बीच। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पावर अपने पास नहीं रखती है, वो पावर का डिवीजन करती है किसके साथ? रीजनल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन पावर। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर होगा, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी काम करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले रही है, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना सेपरेट पावर है, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना सेपरेट पावर है। ईच लेवल वर्क्स इंडिपेंडेंटली इन दिस इन इट्स ओन एरिया। ठीक है, मतलब हर एक लेवल इंडिपेंडेंटली अपने एरिया में काम कर सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। उसे किसी का परमिशन नहीं लेना होता, उसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना होता है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली अपने काम को कर सकता है। ठीक है, यहाँ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बेल्जियम का कि बेल्जियम कैसे शिफ्ट हुआ फेडरलिज्म के टुवर्ड्स। ठीक है, बेल्जियम शिफ्ट टुवर्ड्स फेडरलिज्म। ओके, earlier the central government had great power, means स्टार्टिंग में बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेन पावर थी। ठीक है, मीन्स जो मेजर कंट्रोल था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड बट हैड लिमिटेड पावर। मतलब उस टाइम रीजनल गवर्नमेंट थी बट उनके पास लिमिटेड पावर था। मीन्स जैसा भी हमने पढ़ा फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डिवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, मतलब पावर प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। बट बेल्जियम में पहला वैसा नहीं था। बेल्जियम में पहले क्या होता था कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके पास बहुत, स्टेट लाइक रीजनल गवर्नमेंट जो थी उसके पावर बहुत लिमिटेड था। ठीक है, मीन्स जो एक पावर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना पावर वहां प्रोवाइड नहीं किया जाता बेल्जियम में। ठीक है, their power could be withdrawn by the central government। उनका पावर विड्रॉ किया जा सकता था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि उनका पावर को विड्रॉ कर सकती थी। की चेंज, क्या चेंजेस आया? बेल्जियम मूव फ्रॉम यूनिटरी सिस्टम टू फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम में बेल्जियम मूव कर लिया। यूनिटरी सिस्टम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेनली मैक्सिमम पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन बेल्जियम पहले यूनिटरी सिस्टम में था लेकिन वो मूव किसने कर दिया? फेडरल सिस्टम में। ठीक है, मतलब उसने रीजनल गवर्नमेंट के साथ पावर को डिवाइड किया। बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज आया? ये सारे कुछ हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है पावर शेयरिंग में। ठीक है, 1993 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ऑफ 1993 रीजनल गवर्नमेंट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। मतलब 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया गया और रीजनल गवर्नमेंट को पावर शेयर किया गया। Their power was no longer depend on the central government। मतलब अब उनका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं था, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट अब नहीं थे, वो अपना डिसीजन खुद से ले सकते थे। दिस मेड बेल्जियम अ फेडरल कंट्री। तो ये बेल्जियम को फेडरल कंट्री बनाता है कि अब जो रीजनल गवर्नमेंट है वो अपना डिसीजन खुद से ले सकता है। इस एग्जाम्पल को रिपीट करने का सेंस क्या है कि हम लोग दोबारा अच्छे से समझ पाए कि फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि बेल्जियम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कब चेंज हुआ? 1993 में। ठीक है, यहाँ का क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। नेक्स्ट है श्रीलंका डिफरेंट अप्रोच। श्रीलंका में डिफरेंट अप्रोच क्या था? देखो, श्रीलंका कंटिन्यू विद द यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका ने कंटिन्यू किया यूनिटरी सिस्टम के साथ। मतलब श्रीलंका में मेजर पावर किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर रीजनल गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया। ठीक है, जो मेजर पावर था वो किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इस कारण से श्रीलंका में कौन सा गवर्नमेंट रन हो रहा था? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मींस यूनिटरी सिस्टम था वहां पे। इन यूनिटरी सिस्टम द नेशनल गवर्नमेंट होल्ड मोस्ट और ऑल पावर। मतलब यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? मैक्सिमम पावर या ओवरऑल सारा पावर किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। रीजनल गवर्नमेंट का बहुत कम पावर होता है या तो पावर होता ही नहीं है।
ठीक है, ये किसमें होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स यूनिटरी सिस्टम में। तमिल लीडर वांटेड श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। तमिल लीडर थे, हमने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, याद होगा आप लोगों को, तिरहाला एंड तमिल, ठीक है। तो तमिल का डिमांड क्या था कि श्रीलंका फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाइक अडॉप्ट करे, ठीक है, मगर श्रीलंका में भी फेडरलिज्म अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे तमिल को प्रॉब्लम हो रहा था। बेल्जियम फेडरल सिस्टम, श्रीलंका यूनिटरी सिस्टम, ठीक है, सिंपल। Two levels of government. Usually a federation has two levels of government. मतलब फेडरलिज्म में क्या होता है, मेनली टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट पब्लिक रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्न इंटायर कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे कंट्री में गवर्न करती है, मतलब पूरे कंट्री के लिए होती है, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट जो होती है वो पर्टिकुलर स्टेट या रीजन के लिए होती है, ठीक है। हैंडल्स मैटर ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कॉमन इंटरेस्ट लाइक डिफेंस, ठीक है, उस टाइप के मैटर को हैंडल करती है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। जिसे आगे हम लोग डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पार्ट है। अभी भी आप दो एग्जाम्पल समझ सकते हैं, लाइक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन काम है उस पर फोकस करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। Both levels of government work in their own area without interfering in each other powers. मतलब दोनों जो गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो अपना अपना काम करती है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के वर्क में इंटरफेयर करती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क में इंटरफेयर करती है। मीन्स दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रही है, वो इंडिपेंडेंट है अपने वर्क को करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम को कर सकती है, ठीक है, मीन्स कर सकती है, सभी करती ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ये स्लाइड बेसिकली हमारा स्किप हो गया है बाय मिस्टेक, ठीक है। तो की फीचर ऑफ फेडरलिज्म के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट ओनली वन मेन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो मैंने पहले बताया था, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है। मेजर पावर होता है या ऑल जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर को डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर दिया जाता है। सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में सब ऑर्डिनेट्स होती है रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती है स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन भाई फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन पावर्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना खुद का पावर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। इन फेडरल सिस्टम पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। इंडिपेंडेंट पावर्स इन अ फेडरल सिस्टम, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट सिंपली ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब फेडरलिज्म में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद का पावर है, वो खुद से काम को करेगी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने काम के लिए लोगों के प्रति आंसरेबल है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम के लिए आंसरेबल है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉ ला रहा है, जो भी पॉलिसी ला रहा है या जो भी काम कर रहा है, उसके लिए जब भी पब्लिक जवाब मांगेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ लेके आता है, उस लॉ में कोई भी लाइक फॉल्ट रहता है, ठीक है, कोई भी मिस्टेक रहता है, तो क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना कि स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी गलती हो तो किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट से। मतलब दोनों अपने काम के लिए इंडिपेंडेंट है और दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपने वर्क के लिए आंसरेबल है पब्लिक को, ठीक है। बोथ लेवल्स एंजॉय देयर ओन ऑथोरिटी, मतलब बोथ लेवल पास अपना अपना इंडिपेंडेंट है, बोथ लेवल अपना ऑथोरिटी को एंजॉय करती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फर्स्ट यूनिटी, सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सेफगार्ड करना मतलब सारी कम्युनिटी को एक साथ लेके चलना, किसी को ऐसा ना लगे कि उन्हें उनका राइट्स नहीं मिल रहा, लाइक कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है,
या कोई बैकवर्ड कास्ट है, ठीक है, तो उन्हें ऐसा फील ना हो कि उन्हें उनका राइट्स नहीं मिल रहा, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, ठीक है। तो सबके राइट्स का, सबके नीड्स का, सबके अपॉर्चुनिटी का सेफगार्ड करना, मतलब उन्हें उनका हक दिलवाना, ठीक है। ये किस में होता है? फेडरलिज्म में, ठीक है। इस कारण से क्या आता है? यूनिटी आता है। जब हर एक कम्युनिटी को उनका राइट्स मिलेगा, उनके नीड्स को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, उन हर एक कम्युनिटी को इक्वल समझा जाएगा, ठीक है, हर एक कम्युनिटी के लिए इक्वालिटी रहेगा, तो क्या होगा? उनको फील आएगा कि ये जो देश है ये हमारा देश है, ये दूसरे का देश नहीं है, ठीक है। तो ये जो देश है ये हमारे लिए सोच रहा है, हमारे लिए लॉ बना रहा है, हमारे फेवर में लॉ बना रहा है, ठीक है। तो इससे क्या आता है? एक अपनापन का फीलिंग आता है, नेशनलिज्म का फीलिंग आता है, और इससे क्या होता है? कंट्री में यूनिटी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी मतलब जो हमारे रीजन में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में बहुत तरह का डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, ठीक है, फूड के बेस पे, एक्सेट्रा, ठीक है। बट अकोमोडेट मतलब उस सारे डाइवर्सिटी को साथ लेके आगे बढ़ना, ठीक है। फेडरलिज्म ट्राइज टू अचीव यूनिटी प्लस डाइवर्सिटी। मतलब फेडरलिज्म का मेन टारगेट क्या होता है? कि डाइवर्सिटी में यूनिटी को अचीव करना, ठीक है। मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, बट वो सारे यूनाइटेड हैं, वो सारे एक साथ मिलकर अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और वो यूनिटी का फीलिंग कहाँ से आता है? जब सबके राइट्स, नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी को सेफगार्ड किया जाता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट। हाँ, एक बात और बताना था आप लोगों को, मे भी पेज नंबर हम लोग का मिसमैच हो सकता है, क्योंकि जब हम पीडीएफ बना रहे थे उस टाइम पेज नंबर का थोड़ा मिसमैच हो गया था, तो आप लोग पेज नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट फॉर फेडरलिज्म टू वर्क। मतलब गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री ऑन पावर शेयरिंग रूल। जो डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट है, सारी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्री करते हैं पावर शेयरिंग पे, और पावर शेयर करके हमारा कंट्री या कोई भी फेडरल कंट्री रन करता है। दे शुड ट्रस्ट ईच अदर। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट का एक दूसरे पे ईच अदर में ट्रस्ट होता है, और इसलिए वो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करते भी नहीं है। दोनों गवर्नमेंट अपना काम को इंडिपेंडेंटली करते हैं। ईच गवर्नमेंट शुड फॉलो इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब हर एक गवर्नमेंट अपने पार्ट को फॉलो करता है, ठीक है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा की फीचर, ठीक है। की फीचर 1, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हमने पहले बता दिया है, फेडरलिज्म क्या होता है? 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। की फीचर 2, डिफरेंट जुरिडिक्शन मीन्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जुरिडिक्शन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना जुरिडिक्शन है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना जुरिडिक्शन है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट को काम करना है, ठीक है। लेजिस्लेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लाइक पार्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी, कौन सा ऐसा मैटर है जिसपे दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में ये दिया गया है कि किस किस मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में ये दिया गया है किस किस मैटर पे स्टेट लॉ बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में ये दिया गया है कौन सा ऐसा कॉमन मैटर है जिसपे दोनों गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाएगी, और रेसिड्यूल लिस्ट में वो दिया गया है जो मैटर्स उस टाइम नहीं थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, लाइक साइबर क्राइम, ठीक है। तो वैसे मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम नहीं थे वो आते रेसिड्यूल लिस्ट में, और उस पर लॉ करना आता है सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस मैटर पे लॉ बनाएगी, किस मैटर से टैक्स लेगी, ये सारा कुछ हम लोग आगे क्लियर करेंगे नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। तो यहाँ बोलने का सेंस क्या है? डिफरेंट जुरिडिक्शन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना लॉ बनाने का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना पार्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस जगह से मतलब कैसा किस टाइप से टैक्स लेगी वो अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना पार्ट है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट किस जगह लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी, मतलब लाइक किस किस पार्ट में लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट किस किस पार्ट में लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी, वो भी डिवाइडेड है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है की फीचर 3, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। मतलब द पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी पावर है, ठीक है, जो भी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का,
वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली गारंटेड किया हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाई किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ईच लेवल ऑफ इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दोनों लेवल का एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटेड है, मतलब दोनों लेवल का जो भी काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटेड है। नो लेवल कैन बी अबॉलिश और वीकेंड बाय अनदर लेवल, मतलब किसी भी लेवल को कोई लेवल वीक नहीं कर सकता है, ठीक है, किसी भी लेवल को कोई लेवल हटा नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उस लेवल को राइट्स दिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। बोथ लेवल आर क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ लेवल क्रिएट लाइक सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल किससे क्रिएट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट हुई है, और प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों प्रोटेक्ट किसके थ्रू हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सारे उनके राइट्स लिखे गए हैं और उसी के थ्रू कंट्री हमारी रन करती है। की फीचर 4, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज इजिली, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ लिखा है उसे हम लोग इजिली चेंज नहीं कर सकते, मतलब द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो कोई एक गवर्नमेंट, मतलब एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है, दोनों गवर्नमेंट एक साथ आके डिसीजन लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस ला सकती है। चेंजेस रिक्वायर द कॉन्स्टेंट और एग्रीमेंट ऑफ बोथ कंसेंट, सॉरी, चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट और एग्रीमेंट ऑफ बोथ लेवल, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी चेंजेस लाना है तो दोनों लेवल को एग्री करना होगा, दोनों लेवल जब एग्री करेगी तभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में कोई भी चेंजेस आएगा। दिस इंश्योर बैलेंस ऑफ पावर एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ये क्या इंश्योर करता है, बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर मीन्स दोनों लेवल में पावर का बैलेंस बना रहेगा, किसी लेवल के पास पावर ज्यादा या कम नहीं रहेगा, ना सेंटर के पास पावर ज्यादा ना स्टेट के पास पावर ज्यादा है, दोनों मिलकर कोई चेंजेस ला सकती है, ठीक है। एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी मतलब कोई भी अगर किसी के पास पावर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, अपनी पावर का गलत यूज कर सकती है, बट जब बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा तो कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है, ठीक है। फीचर 5, रोल ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स का क्या रोल है, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कुछ लिखा गया है अगर उसमें कोई डाउट आता है तो उसे क्लियर कौन करता है, बहुत सारी चीज ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली नहीं लिखी गई है, ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी डाउट आता है तो उसे इंटरप्रेट कौन करता है, उसे क्लियर कौन करता है, कोर्ट करता है, ठीक है। इंटरप्रेट द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल, कोर्ट ही बताता है कि दोनों लेवल का पावर क्या है, लाइक सेंट्रल लेवल का पावर क्या है, स्टेट लेवल का पावर क्या है। सेटल डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, मतलब जो कोर्ट है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे सेटल डाउन कौन करेगा, कोर्ट करेगी, उसे क्लैरिफाई कौन करेगा, कोर्ट करेगी, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ फीचर, ठीक है। सिक्स्थ फीचर, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स मिलेगा, ये सारा कुछ मेंशन है कहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। देखो सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल आर क्लियरली स्पेसिफाइड, मतलब जो दोनों लेवल का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्लियरली स्पेसिफाइड किया हुआ, मतलब क्लियर किया हुआ है कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स मिलेगा, ठीक है। दिस इंश्योर्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब इससे आप लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि यहाँ पे पैसा आएगा स्टेट गवर्नमेंट से, ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट हमें पैसा देगा, हमें कोई भी काम करना है तो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट करती है। कैसे, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स, जो भी हमारा इनकम होता है, जो भी हमारा सैलरी होता है उसका टैक्स किसे आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान जब हमारे कंट्री से बाहर जा रहा या बाहर कंट्री से हमारे पास आ रहा तो उसमें टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी किसका पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जीएसटी, ये सबको पता है कि आज हर एक प्रोडक्ट पे जीएसटी लग रहा है, हर एक चीज पे जीएसटी लग रहा है, वो जीएसटी किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कुछ और भी टैक्सेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट टैक्स, स्टेट में जो भी टैक्स लगेगी लाइक सी जीएसटी एस जीएसटी में पढ़ा है, ठीक है, स्टेट का टैक्स, ठीक है। तो जो भी स्टेट का टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। नेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है एक स्टेट के अंदर में जो भी लाइक प्रोडक्ट एक जैसे दूसरे जा रहा है उस पर टैक्स लगता है, वो होता है एक्साइज ड्यूटी। व्हीकल टैक्स, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप गाड़ी में देखोगे ऑन रोड प्राइस अलग होता है, एक्स शोरूम प्राइस अलग होता है। एक्स शोरूम प्राइस में बहुत सारा कुछ इंक्लूड होता है जिसमें एक टैक्स भी होता है, ठीक है।
तो जो व्हीकल टैक्स लगता है वो कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट लेती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। अदर और भी बहुत सारे रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का। अब आता है लोकल गवर्नमेंट के लिए क्या क्या टैक्स का पार्ट है। प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे बेच रहे हैं उसका टैक्स किसको जाएगा? लोकल गवर्नमेंट को जाएगा। लोकल फीस, कोई लाइक आप किसी जगह को बुक कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का है, ठीक है, या किसी जगह कोई गवर्नमेंट रिलेटेड जगह पे आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका भी पैसा लगता है, वो पैसा किसको जाता है? लोकल गवर्नमेंट को जाता है। यूजर चार्जेस तो कुछ वैसा ही होता है लोकल गवर्नमेंट के जैसा, ठीक है। तो ये सारा कुछ किसका है? लोकल गवर्नमेंट का। मतलब यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से टैक्स मीन सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स मिलता है, और लोकल गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स मिलता है। मीन्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, और लोकल गवर्नमेंट का क्या है। फेडरलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है? बहुत सारे स्टेट एक साथ आके फेडरलिज्म बनाते हैं, जिसमें पावर क्या होता है? सारे स्टेट को इक्वली डिवाइड किया जाता है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है? अ लार्ज कंट्री डिवाइड पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। बट होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन करती है, जैसा कि इंडिया में है। मेन में सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिफरेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इंडिया में से क्या था? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे स्टेट को इक्वल पावर मिले, किसी को ज्यादा किसी को कम पावर मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मीन्स होल्डिंग टुगेदर में सारे स्टेट को इक्वल पावर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। बट कमिंग टुगेदर में क्या होता है? सारे स्टेट को इक्वल पावर मिलता है। तो कमिंग टुगेदर में क्या मिल रहा है? सर क्या हो रहा है? बहुत सारे स्टेट आके एक साथ मिलके अपना एक फेडरेशन बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? जिसमें पावर डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अदर स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, और वो पावर इक्वल नहीं होता, बट यहाँ पावर इक्वल होता है। इसे डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। कमिंग टू द फेडरेशन, इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट। इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आकर एक बड़ा यूनिट फॉर्म करते हैं। दे पुल देयर सोवरेनिटी व्हाइल रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी। मतलब वो सोवरेनिटी, मतलब वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, बट वो यूनिटी बना रहे, बड़ा लार्ज ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। वो अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, बट वो एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, जिससे वो एक लाइक यूनाइटेड हो पाए सारे स्टेट। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। Coming together, constituted states usually have equal power. Constituted state मतलब जो भी उसके अंडर स्टेट्स आते हैं उनके पास इक्वल पावर होता है, जो मैंने पहले बताया था। स्टेट आर जनरली स्ट्रॉन्ग, वाइस वर्सा फेडरल गवर्नमेंट। स्टेट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट आगे क्या बना रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट बना रहे हैं। ये होता है कमिंग टुगेदर। अब आते हैं होल्डिंग टुगेदर। लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटेंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है, जो मैंने पहले बताया था। एग्जाम्पल क्या है? इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर स्पेशल पावर, द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होता है, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट वेल पावरफुल है। जैसा रिस्टोरी लिस्ट का बात करें जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें डिसीजन कौन ले रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकता है, लेकिन अगर मेन प्रायोरिटी देना हो तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। तो जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है उसमें मेन पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूटेंट यूनिट्स में हैव अनइक्वल पावर। जो कॉन्स्टिट्यूटेंट यूनिट्स है, जो अदर स्टेट है, उनका अनइक्वल पावर होता है। मैंने पहले ही बताया था किसके पावर कम, किसके पावर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सम यूनिट में रिसीव स्पेशल पावर। कुछ यूनिट लाइक कुछ स्टेट को स्पेशल पावर दिया जाता है, जैसे कश्मीर को पहले स्पेशल पावर दिया गया था, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी, अनदर टेस्ट फॉर फेडरलिज्म मींस फेडरलिज्म में एक और थिंग्स जो मैटर करता है वो है लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। देखो इंडिया अडॉप्टेड केयरफुल लैंग्वेज पॉलिसी, मतलब इंडिया में जो लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट किया गया बहुत केयरफुली अडॉप्ट किया गया। मींस द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव नेशनल लैंग्वेज स्टेटस टू एनी वन लैंग्वेज। मतलब हमेशा याद रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का क्या बोलते हैं स्टेटस नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है, मतलब हमारा इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया?
क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देते, इससे प्रॉब्लम क्या होता? जो साउथ साइड के लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें लगता है कि उनके लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं पूरे इंडिया में हिंदी बोला जाता है, साउथ साइड में इंग्लिश बोला जाता है, अगर और भी बहुत सारा जगह जहाँ अदर लैंग्वेजेस बोला जाता है, तो लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हम इंडिया जो है वो हिंदी को प्रमोट कर रहा है, हिंदी को प्रेफरेंस दे रहा, या अगर इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता तो लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, हिंदी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये डिसाइड किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी क्या बना हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी इंग्लिश और भी हमारा अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो इसे क्या बना दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। इंडिया रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड प्रमोट यूनिटी थ्रू अ बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसी। मतलब इंडिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की डाइवर्सिटी की, ठीक है, मीन्स इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, इस चीज का इंडिया रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। एंड प्रमोट यूनिटी, और इंडिया किसे प्रमोट करता है? यूनिटी को, कि जो भी डाइवर्सिटी है उसमें लोग क्या है? यूनाइटेड है, ठीक है। तो बैलेंस एंड इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसी, इसके थ्रू एक बैलेंस और इंक्लूसिव, बैलेंस एंड इंक्लूसिव मतलब सारे लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, किसी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, तो इससे क्या हुआ? बैलेंस मेंटेन रहा, किसी को ज्यादा वेटेज नहीं मिला, किसी को कम वेटेज नहीं मिला, ठीक है। और सारे लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया, जो मेजर लैंग्वेज थे उसे इंक्लूड किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो इससे क्या हुआ? बैलेंस एंड इंक्लूसिव लैंग्वेज पॉलिसी बना रहा, जिससे यूनिटी बना रहा, मतलब डाइवर्सिटी में यूनिटी बना रहा। तो इंडिया ने जो अपना लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट किया, बहुत केयरफुली अडॉप्ट किया। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हिंदी इज द मदर टंग ऑफ अबाउट 40% इंडियन। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब लैंग्वेज में डाइवर्सिटी। लैंग्वेज डाइवर्सिटी का बात करें तो हमारे पूरे इंडिया में 40% लोगों का मदर टंग क्या है? मदर लैंग्वेज क्या है? हिंदी, ठीक है। 21 अदर लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब टोटल 22 हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी और अदर 21 लैंग्वेज इसे रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ये जो लैंग्वेज है ये भी इंपॉर्टेंट है। की आइडिया, इंडिया रिस्पेक्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मेन पॉइंट क्या था कि इंडिया जो है वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट कर रहा, मतलब जो हमारा इंडिया है वो सारे लैंग्वेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, और इससे क्या होगा? लोगों में यूनिटी आएगी, क्योंकि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रहा है, ना ही किसी को ज्यादा मिल रहा, ना ही किसी को कम मिल रहा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, स्टेट कैन यूज देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज मतलब किसी भी स्टेट को ऐसा नहीं बोला गया कि आप हिंदी बोलो या आप इंग्लिश ही बोलो, ठीक है, या अदर जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कोई पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को फिक्स नहीं कर दिया गया। जो भी स्टेट है वहां का जो लैंग्वेज है, वहां के लोगों का जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज वहां के लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनपे कोई अदर लैंग्वेज इम्पोज नहीं किया जा रहा। तो वही हमारा लाइन क्या है? स्टेट कैन यूज देयर ओन लैंग्वेजेस, मतलब स्टेट को क्या लैंग्वेज यूज कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट वर्क कैन बी डन इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। जो गवर्नमेंट वर्क होगा, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि हिंदी और इंग्लिश नहीं होगा। जो ये हमारा 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो जिस भी स्टेट में काम हो रहा है वो स्टेट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस काम को हम कर सकते हैं। जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिसमें हम लोग को लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, तो जिसमें 22 लैंग्वेज में से बहुत सारा लैंग्वेज रहता है, जिसमें जैसे मान लो झारखंड में एग्जाम हो तो झारखंड के आसपास का जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, वो सारा लैंग्वेज आपका ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, जिसमें कोई एक आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मेनली इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? सारे जो मेन लैंग्वेज थे, लाइक 22 हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, सारे लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया गया, और जो भी गवर्नमेंट का काम है उस पर्टिकुलर स्टेट में उसी लैंग्वेज में होगा जो लैंग्वेज वहां का है, ठीक है। फेडरल स्टेट हिंदी, तेलुगु, बांग्ला, मराठी, हर एक लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। डिफरेंट लैंग्वेजेस इक्वल रिस्पेक्ट, सारे लैंग्वेज को इक्वल रिस्पेक्ट दिया गया, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया। फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी, फ्लेक्सिबल का मतलब इसमें चेंजेस आ सकता है, ठीक है,
जो रिजिड नहीं है, रिजिड मतलब जैसे वो पेड़ जिसको अगर हम झुकाएंगे तो टूट जाएगा, मतलब झुकेगा नहीं। आप फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, ठीक है, जिसमें चेंजेस हम लोग ला सकते हैं, ठीक है, उसका शेप को चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी समझ रहा सिंपल, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट सिंपली इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अदर लैंग्वेज। मतलब हुआ क्या, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे लाया गया, हर एक स्टेट अपना अपना लैंग्वेज बोल सकता है। जो स्टेट में हिंदी नहीं बोला जाए उस स्टेट के हिंदी को इम्पोज नहीं किया गया, ठीक है। जिस भी स्टेट का जो लैंग्वेज है वो अपना लैंग्वेज यूज कर सकता है, उस लैंग्वेज में अपना काम कर सकता है, उस लैंग्वेज को बोल सकता है। मतलब उसका कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज लाइक हिंदी इम्पोज नहीं किया जा रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हुआ ये लैंग्वेज पॉलिसी में। सेकंड है इट रिस्पेक्ट द लैंग्वेज प्रेफरेंस ऑफ ईच स्टेट एंड डज नॉट फोर्स एनी लैंग्वेज। मतलब इससे क्या कि हर एक लैंग्वेज को हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मतलब हर एक स्टेट के लैंग्वेज को हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हम लोग इंटरफियर नहीं कर रहे हैं किसी स्टेट के लैंग्वेज में। स्टेट अपना लैंग्वेज को फॉलो कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया था। अब एक टॉपिक और आता है बिफोर 1990। बिफोर 1990 मतलब ये टॉपिक है क्या, बेसिकली देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबे समय तक द सेम पार्टी रूल्ड एट द सेंटर एंड इन मैनी स्टेट। मतलब एक ही पार्टी सेंटर में भी रूल कर रहा था और बहुत सारे स्टेट में भी रूल कर रहा था, ठीक है, जो था कांग्रेस, ठीक है। तो एक लौता पार्टी जो सेंटर में भी रूल कर रहा था और बहुत सारे स्टेट में रूल कर रहा था, कब, 1990 से पहले, 1990 से पहले। स्टेट गवर्नमेंट हैड लिमिटेड प्रैक्टिकल ऑटोनॉमी। अब सिंपल सा लॉजिक है कि एक कंपनी है, ठीक है, जहां पे आपकी फैमिली के कुछ सीनियर अथॉरिटी हैं, मतलब आपकी फैमिली कोई मेंबर है जो सीनियर अथॉरिटी में है, उसी फैमिली में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे सीनियर है प्लस आपसे सीनियर पोस्ट में है, तो मेल किसका राज चलेगा, मेल किसका लाइक बोल सकते हैं किसके अकॉर्डिंग काम होगा, आपके सीनियर के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाई एज, बाई रिलेशन, बाई पोस्ट वो आपके सीनियर है। क्या उस कंपनी में आप अपने अकॉर्डिंग काम को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वैसा होगा, सेंट्रल में भी इसी पार्टी का सरकार था, स्टेट में भी उसी पार्टी का सरकार था, तो स्टेट गवर्नमेंट जो था वो खुद इंडिपेंडेंटली काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा था। ये कब था, 1990 से पहले, ठीक है। सेम पार्टी एट द सेंटर, सेम पार्टी इन द मैनी स्टेट। क्या होता है, लिमिटेड ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने के लिए। तो स्टेट एक तरह से इंडिपेंडेंट था लेकिन एक्चुअल में नहीं था, मतलब बोले सेंटर के एक्चुअल वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा था क्योंकि सेंट्रल को क्रॉस नहीं कर पा रहा ना, सेंटर को डिमांड नहीं कर पा रहा है, जो भी काम कर रहा है सेंट्रल के अकॉर्डिंग कर रहा है, क्योंकि दोनों जगह एक ही पार्टी है, ठीक है। मतलब मेजर जो था स्टेट वहां एक ही पार्टी था जो कि सेंट्रल में था, ठीक है। आफ्टर 1990 मतलब 1990, 1990 के बाद क्या हुआ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बिकम स्ट्रॉन्गर। जो रीजनल पार्टी थी, अलग अलग रीजन की, अलग अलग एरियाज की जो पार्टी थी वो स्ट्रॉन्गर बनने लगी। कैसे, कोलिजन ऑफ गवर्नमेंट बिकम कॉमन एट द सेंटर। मतलब उस टाइम क्या हुआ, कोलिजन ऑफ द गवर्नमेंट बहुत कॉमन फीचर हो गया। 1990 के बाद किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ऐसा हो रहा था कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा का इलेक्शन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें टोटल सीट कितना है, 550, करंट में कितना सीट है, 543। अब उसका 50% से ज्यादा सीट चाहिए, अप्रोक्स 272 सीट चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। फिर से रिपीट करें, लोकसभा का टोटल सीट कितना है, 550, 550, ठीक है। करंट में कितना होता है, 543 सीट है। अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है और किसी भी पार्टी को अपना गवर्नमेंट बनाना, अपना सरकार बनाना है, तो मोर देन 50% सीट उसे चाहिए, मतलब 272 अप्रोक्स सीट उसे चाहिए। लेकिन 1990 के बाद क्या हो रहा था कि किसी को भी मोर देन 50% सीट नहीं मिल रहा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को। तो इस कारण से क्या होता है, कोलिजन ऑफ गवर्नमेंट। कोलिजन ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टी, ठीक है, मिलकर सरकार बनाती है। मान लो किसी पार्टी को 200 मिला, किसी पार्टी को 50, लाइक मतलब किसी पार्टी के 200 एमपी जीत गए, किसी पार्टी के 50 एमपी जीत गए, किसी पार्टी के 30 एमपी जीत गए, और ये तीनों पार्टी मिलकर क्या की, कोलिजन ऑफ गवर्नमेंट बनाई। कोलिजन ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग अलायंस भी बोलते हैं, कोलिजन को अलायंस भी बोलते हैं, और सिर्फ हिंदी में कहते हैं गठबंधन की सरकार। वो ये दो से ज्यादा गवर्नमेंट मिलकर सरकार बना रही है। अब इसमें होता क्या है ना कि छोटा छोटा जो रीजनल पार्टी है, ठीक है, वो अपने एरिया से जीत रहा है, ठीक है, और जब किसी एक बड़े पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रहा तो वो अदर पार्टी के साथ मिलकर कोलिजन ऑफ गवर्नमेंट बना रही है। इससे रीजनल पार्टी क्या हो रहा है, पावर में आ रही है, और जब रीजनल पार्टी पावर में आती है तो वो अपने रीजन के मुद्दों को लाती है,
क्योंकि अगर आपकी एरिया के लोग अगर सत्ता में जा रहे हैं, गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो वो आपके एरिया का प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी वो बेसिकली हर एक रीजन से बिलोंग नहीं कर रही थी, ठीक है। तो जब रीजनल पार्टी सत्ता में आएगी, जब रीजनल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, तो क्या होगा, हर एक रीजन का जो प्रॉब्लम होगा वो सरकार तक पहुंच पाएगा और उस प्रॉब्लम को सरकार इजीली सॉल्व करेगी, ठीक है। तो कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट का मतलब शॉर्ट में क्या हुआ कि जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है तो दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, ठीक है। तो 1990 के बाद क्या होने लगा, कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट आ गया था, क्योंकि मेनली मेजोरिटी नहीं मिल रहा था किसी एक पार्टी को, ठीक है। कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट मैंने पहले ही बता दिया है। अब कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट का मतलब जब दो या दो से ज्यादा पार्टी एक साथ आके सरकार बनाती है, ठीक है। नो सिंगल पार्टी में है क्लियर मेजोरिटी, किसी भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है, इसलिए दो या दो से ज्यादा पार्टी एक साथ आती है और सरकार बनाती है। जैसे अगर बात करें, अभी हमारे कंट्री में दो मेजर अलायंस है कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। वो क्या है, एनडीए है और दूसरा इंडिया अलायंस है, ठीक है। इसमें बेसिकली हुआ क्या कि अलायंस पहले से बना हुआ है, ठीक है। और कोलिशन जैसे होता है क्या, मेनली अलायंस का कोलिशन की बहुत ऐसा होता है कि इलेक्शन के बाद जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है तब दो से ज्यादा पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, ठीक है। अब हमने पहले ही बताया था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और एक्सक्लूसिव लिस्ट में कुछ मैटर्स है जिसमें क्लैरिफाई किया गया है कि किस मैटर पे कौन लॉ बनाएगा। मतलब यूनियन लिस्ट जो है, इसमें जो भी मैटर्स है इस पे लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये यूनियन लिस्ट में क्या क्या मैटर्स आते हैं, क्या क्या चीज आती है यूनियन लिस्ट में, ठीक है। लॉ मेकिंग अथॉरिटी यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है। पहला क्या है, डिफेंस। डिफेंस के ऊपर जब भी लॉ बनाया जाएगा कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन अफेयर मैंने पहले बताया था, इसमें लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंकिंग, इसमें लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। करेंसी, ठीक है। इन सारी चीजों पे कौन लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारी चीजें लिस्ट में आती है यूनियन लिस्ट। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले क्लैरिफाई कर दिया गया है कि यूनियन लिस्ट में जो भी चीज है उस पर लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स है उसमें लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। क्या क्या है, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है। ट्रेड विद इन द स्टेट, जो भी ट्रेड स्टेट के अंदर हो रहा है उस पे, तो इन सब मैटर पे कौन लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट जिस पे लॉ बना सकता है, पब्लिक हेल्थ, जो स्टेट का हेल्थ फैसिलिटी है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जो है, जो लोकल गवर्नमेंट जो भी लाइक पॉलिसी ला रहा है, लॉ ला रहा है, वो किसका पार्ट है, स्टेट का ही पार्ट है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है कि हमारे स्टेट में पीस मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी लॉ लाना है वो कौन लाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लाएगी। एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड कौन लॉ लाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारे जो मैटर है, इसके लॉ कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और ये सारे मैटर किसमें आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जिससे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाती है। और अगर प्रेफरेंस देना होगा तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। जैसे होता क्या है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज और ट्रेड यूनियन, इन सारे मैटर पे लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल और स्टेट मिलकर बनाती है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बना रही है, ठीक है। इफ लॉ मेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। मतलब अगर सेंट्रल ने लॉ बनाया और स्टेट ने भी लॉ बनाया, दोनों लॉ में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मतलब दोनों लॉ का सोच मैच नहीं किया, ठीक है, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, हम लोग प्रेफरेंस देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा जो फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें मोर पावरफुल कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। रेसिडुअल लिस्ट, इसमें क्या आता है, इसमें वो मैटर्स आते हैं जो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम भी ये सारे मैटर्स नहीं थे। ये सारे मैटर को हम लोगों लाइक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ना यूनियन लिस्ट में पुट किया, ना स्टेट लिस्ट में पुट किया, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में पुट किया। तो रेसिडुअल लिस्ट में वैसे मैटर आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम नहीं थे, लाइक साइबर क्राइम वगैरह, ठीक है। तो इस पे डिसीजन कौन लेता है, इस पे लॉ कौन बनाता है, इस पे लॉ बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो भी है डिवीजन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड करना। देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें जो पावर को डिवाइड किया वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने ही किया है, ठीक है।
इसमें 3 मेन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? पावर को डिवाइड करना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर डिवाइड कर रही है, इसी कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इंडिया इज द वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री, मतलब इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री और डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स कंट्री मतलब यहाँ लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, ठीक है, सेक्स के बेस पे डिफरेंट टाइप के लोग हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट इनफ टू मैनेज सच अ लार्ज कंट्री। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इनफ नहीं है कि पूरा कंट्री को मैनेज कर ले। ठीक है। पावर शेयरिंग एट द लोकल लेवल, जिसमें क्या किया गया? थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, जिसने लोकल गवर्नमेंट को पावर को शेयर किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो है, साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट भी लाया जाए जो लोकल लेवल मैटर्स को सॉल्व करे, लोकल लेवल का जो भी मैटर्स उसको लुक आउट करे। ठीक है। तो जैसे कि हम पहले बताया कि हमारी जो डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे सारे मैटर को सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। इसलिए क्या किया गया? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ इक्वल लेवल इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि था हमारा लोकल गवर्नमेंट। थर्ड tier of government is local government. India has third tier of government, local government. It works below central government, state government, local government. मतलब ये जो लोकल गवर्नमेंट है सेंट्रल स्टेट के बिलो में है, मतलब सबसे टॉप में सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर लोकल लेवल। मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो मैंने पहले बताया था, पावर को डिवाइड करना। ठीक है। When power is taken away from central state and given to local government, पावर सेंट्रल स्टेट से लेके क्या किसको दिया गया? लोकल गवर्नमेंट को। जो लोकल मैटर्स था उससे रिलेटेड पावर क्या किया गया? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया गया और लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को डिवाइड कर देना अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन? व्हाई डिसेंट्रलाइज पावर? व्हाई डिसेंट्रलाइज पावर का मतलब होता है कि डिसेंट्रलाइज क्यों करना है पावर को, डिवाइड क्यों करना है पावर को? लोकल पीपल, देखो इमेज के थ्रू हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने अपने पीपीटी में मैक्सिमम ये ट्राई किया है कि ज्यादा ज्यादा इमेज पुट करें जिसके थ्रू आसानी से बच्चों को समझ में आए। ठीक है। पहला है नो देयर लोकल प्रॉब्लम्स बेटर। जो लोकल अथॉरिटी होंगे, जो लोकल लेवल पे जो लीडर्स होंगे, वो लोकल का जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो इजिली समझ पाएंगे। ठीक है। ठीक है, मतलब सॉरी, पहला था नो मतलब जान पाएंगे। जो लोकल लीडर्स है वो लोकल लेवल प्रॉब्लम को जान पाएंगे कि उनके सोसाइटी में, उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, अंडरस्टैंड लोकल नीड्स। लोकल नीड्स जो भी है, जो कि उनके सोसाइटी का नीड्स है, उस नीड्स को वहाँ के लोकल लीडर्स, वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के लीडर अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लीडर के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या है ना, पूरे स्टेट को रन कर रहा है और उसके लिए पॉसिबल नहीं पर्टिकुलर हर एक सोसाइटी में जाके वहाँ का प्रॉब्लम देखना, वहाँ पे सॉल्यूशन निकालना। इसलिए लाया गया लोकल गवर्नमेंट की जो लोकल लीडर्स होंगे वो लोकल सोसाइटी के प्रॉब्लम को जान पाएंगे। ठीक है, समझ पाएंगे उनके नीड को एंड डिसाइड देयर मनी शुड बी स्पेंड। मतलब जो भी मनी अलॉट किया गया है उन्हें, जो भी लाइक उन्हें उनका जो बजट है, उस बजट को कैसे बनाएं, बजट कैसे प्लान करें, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है। ठीक है, तो लोकल लेवल पे जो अथॉरिटी होंगे वो अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि लोकल का नॉलेज उन्हें ज्यादा होगा, उनके सोसाइटी का नॉलेज उन्हें ज्यादा होगा। पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब होता क्या है ना कि लोकल लेवल पे लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ, अब लोकल लेवल में लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पा रहे डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, कैसे? अब इससे क्या हो रहा है, देखो कि जब लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, तो डेवलप अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इससे क्या हो रहा है कि लोगों के बीच पार्टिसिपेशन का हैबिट डेवलप हो रहा है कि हम लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मतलब लोकल लेवल पे हर एक लोग डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? देखो, local government is the best way to realize local self government. It means people manage their own local affairs. लोग अपने लोकल अफेयर को खुद से सॉल्व कर रहे हैं, बस जो लोकल गवर्नमेंट है वो सॉल्व कर रहा है। कैसे सॉल्व कर रहा है? लोकल लेवल बेसिकली प्रॉब्लम होता क्या है, पानी का, वाटर का, रोड का, क्लीननेस मतलब साफ सफाई का, एजुकेशन का, मतलब उस एरिया में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, अच्छे से साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो वहाँ पे पानी मतलब जो क्लीन वाटर है, स्वच्छ पानी है, वहाँ अवेलेबल है या नहीं है, इरिगेशन के लिए पानी वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, रोड वहाँ अच्छा है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि रोड अच्छा नहीं होगा तो लोग एक तरह से दूसरे जगह जा नहीं पाएंगे, जिससे बहुत सारे इम्पैक्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्ट करता है, बिजनेस इम्पैक्ट करता है। ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है रोड के कारण से भी। स्ट्रीट लाइट,
उस एरिया में स्ट्रीट लाइट है या नहीं है, अब इसे कौन देखने जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ना, इसलिए बनाया गया लोकल गवर्नमेंट जो इन सब मैटर्स को लुक आउट करेगी। अब ये लोकल गवर्नमेंट मतलब पहले से ही लोकल गवर्नमेंट था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि लोकल गवर्नमेंट का पावर लिमिटेड थी, ठीक है। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी एग्जिस्टेड, मतलब पहले ही पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज थी, ये वर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बस उनका कंट्रोल किसके पास था, स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। इलेक्शन वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, मतलब जो लोकल लेवल इलेक्शन होता था वो रेगुलरली नहीं होता था, बहुत लंबे लंबे समय के बाद किया जाता था, ठीक है। दे हैड वेरी लिटिल पावर एंड रिसोर्स, मतलब उनके पास जो लोकल गवर्नमेंट थी उनके पास पहले क्या था, बहुत कम पावर था और बहुत कम रिसोर्सेस होती थी, ठीक है। रिजल्ट क्या था, वीक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को डिवाइड करना, पावर डिवाइड किया गया तो प्रॉपर पावर नहीं दिया गया, इसके कारण क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन वीक हो गया, ठीक है। द 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, पहले से कोई लॉ है उस लॉ में चेंजेस लाना, ठीक है। तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया। मेजर स्टेप इन 1992 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड ऑब्जेक्टिव टू मेक थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी। अमेंडमेंट 2 लाया गया क्योंकि थर्ड टियर ऑफ मतलब थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाना था, थर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी लाना था, जो कि था लोकल गवर्नमेंट, जो मोर पावरफुल हो मोर इफेक्टिव होगा, जिसको ज्यादा पावर दिया जाएगा तो अच्छे से काम को कर पाएगा। रेगुलर इलेक्शन, ठीक है। अब क्या चेंजेस आया, पहले भी तो गवर्नमेंट था लेकिन जब अमेंडमेंट आया, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट पे अलग से अमेंडमेंट आया 1992 में, इससे बेनिफिट क्या हुआ, रेगुलर इलेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली फॉर पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, मतलब पंचायत के लिए म्यूनिसिपैलिटी के लिए रेगुलर इलेक्शन होने लगा जो कि पहले नहीं होता था, ये कब हुआ 1992 के अमेंडमेंट के बाद। रिजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले क्या होता था, जो बैकवर्ड कास्ट होते थे या फिर जो वुमेन्स होती थी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था इलेक्शन में कंटेस्ट करने का, लाइक इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन में खड़ा होने का, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया, किनको, शेड्यूल कास्ट मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब मतलब एसटी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। एसटी एससी अदर बैकवर्ड कास्ट और वुमेन जिनको पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, जबकि इनमें कैलिबर होता था, इनमें एबिलिटी होती थी, ये भी अच्छा लीडर बन सकते थे, बट इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, अमेंडमेंट लाया गया और इन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो सीट, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज एसटी एसटी या वुमेन के लिए या बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्व कर दी गई है, वहां से कोई अदर कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया में मान लो सीट नंबर 1, ऐसे एग्जाम्पल देते, सीट नंबर 1 एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो वहां से एसटी कैंडिडेट के अलावा कोई और कैंडिडेट इलेक्ट नहीं होगा, कोई और कैंडिडेट कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। तो जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि रिजर्व कर दी गई है पर्टिकुलर लाइक कास्ट के लिए या फिर पर्टिकुलर वुमेन के लिए, लाइक एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई या एससी के लिए रिजर्व कर दी गई या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्व कर दी गई, ठीक, ओबीसी के लिए या फिर वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है। जो रिजर्व स्टेटस का बेनिफिट है कि वहां से वही कैंडिडेट कंटेस्ट कर सकता है, अगर कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट कंटेस्ट नहीं कर सकता। और इसका बेनिफिट क्या हुआ, उन कास्ट के पास भी एबिलिटी था, कैपेबिलिटी था, बट उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, अब उन्हें मौका मिलेगा और वो भी अच्छे से काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हैज बीन क्रिएटेड इन एवरी स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया गया स्टेट लेवल पे, जो कि स्टेट लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट कराएगा लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है। पंचायत का म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे भी जो भी इलेक्शन कमीशन होता है किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन में किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो लोकल इलेक्शन को कंडक्ट